नमस्कार दोस्तों। इस नए सेशन में और सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको जैसा कि पता है कि मैंने क्रॉनिकल मंथली वाइज शुरू किया था, जिसमें कि फरवरी वाला कंप्लीट करा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी देख सकते हैं उसको, कंप्लीट एनालिसिस को। अब से हम क्या करेंगे कि सभी सेक्शन को ना, जैसे कि लास्ट जो हमारा बीपीएससी हुआ था सितंबर में हुआ था, पता है, अक्टूबर से लेके अभी तक अगस्त तक का एक एक सेक्शन को एक साथ करवाएंगे। जैसे कि अब अभी मान लेते हैं इस वाले सेशन में हम आईआर शुरू कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारा आईआर खत्म हो जाएगा फिर हम नेशनल शुरू करेंगे, फिर हम इकोनॉमी शुरू करेंगे, साइंस टेक शुरू करेंगे, इस तरह से। तो आईआर शुरू करेंगे तो आईआर जैसे अक्टूबर से लेकर और अगस्त तक का इस तरह से हम चलेंगे। तो ये अब आपको सभी दिन मिलते रहेगा वीडियो, क्योंकि कुछ दिनों से नहीं हो पा रहा था, चूँकि ये लेंदी हो जाता है, तो कोशिश कर रहा था कि इसको कम से कम समय में कवर किया जाए, क्योंकि बहुत लेंदी होने से थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है सभी का, और उतना टाइम भी नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं केवल उन्हीं को डिस्कस किया जाए। हमारा पहला आर्टिकल है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। अक्टूबर में इसकी 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, जो कि इसकी सर्वोच्च बैठक होती है। ये कोलंबो श्रीलंका में हुआ है, और श्रीलंका ने अगले 2 वर्ष के लिए बांग्लादेश से अध्यक्षता ग्रहण की है और भारत उपाध्यक्ष बना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 2025 से 27 में आईओआरए का अध्यक्ष कौन बनेगा? भारत बनेगा। अभी वो उपाध्यक्ष बना है, ये आप याद रखिए। उसके बाद जो इसके भौगोलिक विस्तार की बात है, तो देख लीजिए कि हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 70.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है। ये और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, ये ध्यान रखिए कि इसमें जो भी जलमार्ग है ये पूछे जा सकते हैं। सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर में उपस्थित है? तो सीधे ऑप्शन है मलक्का जलडमरू मध्य, स्वेज नहर, बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य। ये 3 याद रखिए, ये 3 जो है ये हिंद महासागर में के तहत आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, इसको याद रखिए। हिंद महासागर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये एक अंतर सरकारी संगठन है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सीधे पूछ देगा कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन किस तरह के हैं, तो ये अंतर सरकारी संगठन है। इसका सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी। सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस है, याद रखिएगा। 23 सदस्य देश है इसमें, और एक संवाद भागीदार कितना है? 11। बस यही याद रखना है। इसका मूल जो उद्देश्य होता है, हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना होता है। सऊदी अरब को एसोसिएशन के 11वें संवाद भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। तो यही कुल मिला के इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। भारत तंजानिया के मध्य 6 समझौते हुए हैं। इसमें देखना है कौन कौन समझौते हैं, सिर्फ यही देखना है, और कुछ यही क्वेश्चन बन जाएगा कि जो भी समझौते हुए इन दोनों देशों के बीच, वो नीचे में दे देगा, और किनके बीच हुआ ये दे देगा। जो तंजानिया के राष्ट्रपति है मियां सुलुहु हसन इनका नाम है। इन्होंने भारत की राजकीय यात्रा की है अभी, और दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए उनमें डिजिटल समाधान है, संस्कृति है, खेल है, समुद्री उद्योग है, व्हाइट शिपिंग, सूचना साझाकरण है। ये कुल मिला के समझौते हुए दोस्त, हमें इसी को याद रखना है, इसी से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। व्हाइट शिपिंग सूचना साझाकरण क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं। जो भी हमारे कॉमर्शियल शिप्स होते हैं, कार्गो टाइप के, तो विभिन्न देशों के बीच जब ट्रेड होता है सी रूट से, तो उनके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं कुछ प्राइवेसी वाले, तो वो जो हमारे नेवी ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच साझा करना होता है, उसके सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो वही व्हाइट शिपिंग सूचना होता है। इनमें हमें यही याद रखना है कि कौन से समझौते हुए हैं। उसके बाद तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल हुआ है, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये समझौता आपको बिल्कुल याद रखना है। तंजानिया का स्थिति कहाँ पे है? ये पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद देखते हैं कि ये सागर जो है भारत द्वारा आरंभ की सागर, इन पे भी जून 2023 में रक्षा सहयोग के लिए 5 वर्षीय रोड मैप पर हस्ताक्षर किया गया था इनके द्वारा। तो सागर के बारे में हम ना, अभी आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट विजिट करिए, आपको ना एक टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें हम इस तरह के सेक्शन पे विस्तार से बात कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से इस पे आपको फायदा। उसके बाद देखते हैं निवेश पर यूएई भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक हुई है।
जो ज्वाइंट टास्क फोर्स होता है उसकी बात हो रही है। तो ये कहाँ पे हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल में भारत और यूएई के बीच तो 11वीं टास्क फोर्स की बैठक हुई है, ज्वाइंट टास्क फोर्स की, वो कहाँ पे हुई है? अबू धाबी में हुई है। 2013 में इस बल की स्थापना हुई थी। यहाँ दोनों देश भारत और यूएई ने उद्योगों एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग उससे संबंध एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिनमें रुपए के समान यूएई के लिए एस्टेक कार्ड विकसित करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि यही पूछ देगा आपको कि रुपए कार्ड के तर्ज पर उसके समान एस्टेक कार्ड किन देशों के बीच हुआ है? तो आपको याद रखना है भारत और यूएई के बीच। बैठक में संयुक्त राज्य अमीरात और भारत के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सेपा के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई है, जिनमें मई 2022 से जो लागू किया गया था। यही आपको याद रखना है। एक चीज और याद रख लीजिए, वार्ता में भारत संयुक्त अरब अमीरात स्टार्टअप ब्रिज पर भी चर्चा हुई है, इसको याद रखना है। दोनों पक्ष भारत वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर की इसमें बात की गई है, तो यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि हाल में भारत किस देश के बीच वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर बनाया है? तो आपको बताना है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। इस दोनों देशों के बीच जो उद्देश्य है इस बैठक के, दोनों देशों के बीच कागज रहित व्यापार की सुविधा के लिए डेटा विनिमय प्रणाली विकसित करके दक्षता और सुरक्षा में सुधार करके समग्र व्यापार मात्रा में वृद्धि करना है। तो यही आपको पूछ देगा कि कागज रहित व्यापार किसके साथ? तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों ये सब जो है ना, I2U2 फ्रेमवर्क, इस तरह की चीजें अभी हम आपको बताए थे, इसके लिए एक अलग हम सीरीज बनाए हुए हैं टॉपिक वाइज करके, तो उसमें हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप उनको जरूर देखिए। नेक्स्ट है 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। कहाँ पे हुआ है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ है, ये याद रखिएगा। इसकी राजधानी भी रियाद, ये भी याद रखना है। द न्यू कंपास थीम के तहत ये हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। द न्यू कंपास का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से, जो कि रियाद में हुआ है। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना। दोनों देशों के बीच अगर व्यापार की बात करें तो 52.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन सबके लिए इंपॉर्टेंट होता जाता है। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद का भी गठन हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दो तरह के हैं, इसके दो स्तंभ है, राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग पर समिति, और दूसरा है, एक ये हो गया, दूसरा है अर्थव्यवस्था और निवेश पर समिति। तो ये दोनों ऑप्शन ही बना के दे सकता है, तो आपको ये सारा चीज याद रखना है। साथ ही साथ ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने ऐसी साझेदारी की है। केवल 4 देशों के साथ ऐसी साझेदारी है। यह जो इनिशिएटिव है वो वैश्विक गैर लाभकारी फाउंडेशन है, यही आपको याद रखना है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के फोकस क्षेत्रों में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की का 141वां सत्र है, ये कहाँ पे हुआ है? मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ है, ये आपको याद रखना है। नंबर क्या है इसका? 141। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, यही क्वेश्चन बना देगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संदर्भ में थोड़ा बहुत जान लीजिए। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। इनके तो दो तरह के गेम होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन होता है, एक शीतकालीन होता है। मेजबानी जो करते हैं वो प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है किस प्रक्रिया के तहत मेजबानी दी जाती है। डोपिंग को नियंत्रित करने के लिए वाडा जैसे संगठनों के साथ कार्य करती है। जैसे कोई मादक पदार्थ ले लेता है, एनर्जी बूस्टअप करने के लिए बहुत सारा केमिकल या मेडिसिन ले लेता है, तो उन चीज को रोकने के लिए, उसके रिस्ट्रिक्शन के लिए वो वाडा के साथ साझेदारी करके उसका रेगुलेशन करती है। अगला जो हमारा ओलंपिक होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बोर्ड ने जो लॉस एंजल्स 2028 में होने वाला है, इसमें 5 नए खेलों को मंजूरी दी गई है। क्रिकेट, T20, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, बेसबॉल, ये 4-5 चीजों दिया है, इसको आप याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। इस सत्र में 8 नए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य चुने गए हैं। खैर इसमें ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये वाला याद रखना है। अगला है भारत एवं सऊदी अरब के मध्य समझौता हुआ है। किन विषयों को लेकर समझौता हुआ, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला, यही आपको याद रखना है। पूछ देगा कि हाल में किन दो देशों के बीच या भारत में और किस देशों के बीच ग्रीन
या क्लीन हाइड्रोजन को लेकर समझौता हुआ है, तो हमें याद रखना है सऊदी अरब। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हो जाता है। एक पेरिस समझौते के वैश्विक स्टॉक टेक की बात की गई, इसका संबंध सीधे यही याद रखना है कि वैश्विक स्टॉक टेक क्या है। इसका सीधे संबंध आपको याद रखना है कि या तो जलवायु परिवर्तन से है या कोप 28 से रिलेटेड है। पेरिस समझौता जो भी जलवायु परिवर्तन को लेकर उससे याद रखना है। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है दोस्त, आपको यही याद रखना है। जो पहला ग्लोबल स्टॉक टेक वर्ष 2021 में ग्लासगो में शुरू हुआ था, यह दुबई में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 28 में समाप्त हो गया है, और इसी को अब एक तरह से कह लीजिए कि आगे बढ़ाने की बात की गई है। नेक्स्ट है भारत एवं अर्जेंटीना के मध्य पेशेवरों के अधिकारों पर समझौता। देखिए, ये दोनों देशों के बीच जो एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं रोजगार करने के लिए, जॉब करने के लिए, किसी भी क्षेत्र पे हो, तो उनके सामाजिक सुरक्षा को लेकर समझौता हुआ है। तो यही प्रश्न बन जाएंगे कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच या भारत और किन देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा को लेकर समझौते हुए हैं। तो आपको याद रखना है भारत और अर्जेंटीना। इसके साथ ही इसके विषय भी पूछे जा सकते हैं कि किस किस विषय को लेकर समझौता हुआ है। तो आपको याद रखना है दोनों देशों के सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानूनों पर लागू होगा। वृद्धावस्था, उत्तर जीवियों के लिए पेंशन तथा नियोजित व्यक्तियों के लिए पूर्ण विकलांगता पेंशन शामिल है। उसके बाद आईटी, कृषि, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स इत्यादि चीजें शामिल है। भारत अर्जेंटीना का चौथा सबसे व्यापारिक भागीदार है। ये भी कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखना है। उसके साथ साथ कुछ और क्षेत्र है, जैसे एयरलाइंस और जहाजों के जो चालक दल होते हैं वो उनके हित भी इसमें शामिल होंगे। ये समझौता जो है अस्थायी आधार पर एक दूसरे के देश में काम करने वाले कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर विभिन्न अधिकारों और लाभों को प्रदान करेंगे। ये आपको याद रखें। नेक्स्ट है भारत एवं जापान के मध्य सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को लेकर समझौता हुआ है। आपको यही याद रखना है, यही प्रश्न यही बन जाएंगे कि सेमीकंडक्टर को लेकर किसके साथ समझौता हुआ है। ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा साइंस के दृष्टिकोण से कि सेमीकंडक्टर का उपयोग क्या होता है। डायोड, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है भारत एवं जापान के मध्य सेमीकंडक्टर को लेकर समझौता हुआ। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बारे में कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। ये हमास वहाँ के आतंकवादी समूह है, फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह है, इसको याद रखना है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किसके द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है। इजराइल ने हमास के खिलाफ चल रही लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है। किसने दिया है? इजराइल ने। दोनों के बीच जो चल रहा है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, ये किसका है? ये हमास ने। ये आपको याद रखना है। ओस्लो शांति समझौता है, आपको ये याद रखना है। इसी को हमास मानने से इनकार करता है। जो ओस्लो शांति समझौता है इसी का विरोध करता है हमास। इस समझौते के तहत फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ औपचारिक रूप से इजरायली राज्य को मान्यता प्रदान करता है, इसी का ये विरोध करता है। जो पीएलओ है इसका गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ओस्लो शांति समझौता 1993 के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में कुछ मामलों में सीमित तो चर्चा में रहा था, वो देख लीजिए। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड विमान वाहक पोत है, ये किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये आपको याद रखना है। ने इजराइल पर हमास के हमले को देखते हुए इजराइल की सहायता के लिए इन्होंने भेजा था। ये विश्व का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, आपको ये याद रखना है। यह परमाणु द्वारा संचालित होता है, दोबारा ईंधन भरे बिना 25 वर्षों तक संचालित रह सकता है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है। 90 विमानों और 4500 से अधिक कर्मियों के दल को एक साथ ले जाया जा सकता है, और इसकी स्पीड जो होती है 30 नॉट्स 56 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होता है। एक चीज और याद रखना है, ऑपरेशन अजय। भारत द्वारा इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल में फंसे अपने 18,000 नागरिकों को सुरक्षित वापसी करने हेतु ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था, आपको याद होगा, तो ये याद रख लीजिए। आयरन डोम सिस्टम आपको याद होगा, ये काफी चर्चा में रहा था। इजराइल का ये टेक्नोलॉजी है जो वायु रक्षा प्रणाली सिस्टम है। ये एक और आप चीज याद रखिए दोस्तों, ये कजान घोषणा, ये सीधे पूछ देगा कजान घोषणा का संबंध किससे है। तो आपको यहाँ भी एक चीज याद रखना है, अफगानिस्तान पर मॉस्को प्रारूप परामर्श की ये 5वीं बैठक के तहत ये कजान घोषणा किया गया है। इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और
उज़्बेकिस्तान के विशेष दूत और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। तो आपको संबंध ये जिस तरह का ऑप्शन जो देगा ना, आपको पता चल जाएगा कि कजान घोषणा का संबंध किससे है। ये इम्पोर्टेंट हम लोग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें भारत भी शामिल हुआ है। दोस्तों, जो भी हमारे पास अभी समय है ना, उसमें आप रिवीजन पे अधिक फोकस करिए। अभी तक मुझे विश्वास है कि आपके सभी जो सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे, और अभी केवल और केवल आपको रिवीजन करना है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ मत फॉलो करिए, आप केवल रिवीजन पे ध्यान दीजिए। अगर आपके पास एक प्रॉपर रूटीन है रिवीजन को लेके, तो आप खुद के शेड्यूल को ही फॉलो करिए। लेकिन उसमें थोड़ी सी कमियां हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर जाकर। इसमें मैंने रिवीजन के 2 महत्वपूर्ण मेथड की बात की है जो काफ़ी यूज़फुल है, जो मैंने खुद इसको फॉलो किया है और अभी भी कर रहा हूँ अपने प्रिपरेशन के क्रम में, हमेशा से किया है। ये काफ़ी इससे आपको लाभ होगा। तो जाइए चैनल पे और स्टडीज़ संबंधित बहुत सारे वीडियो देखिए जो आपको बीपीएससी के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है, स्वस्थ रहने की कोशिश करिए। धन्यवाद।